नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे गन्ने की अवस्था लगभग 195 दिन की हो चुकी है और गन्ने की जो पत्तियों की छिलाई और बंधाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने इसमें बरसात के समय में होने वाले दूसरे महत्वपूर्ण स्प्रे का प्रयोग कर लिया है। यदि आप जुलाई के महीने में बरसात में होने वाले पहले स्प्रे का प्रयोग करते हैं और उसके बाद यदि आप गन्ने की छिलाई बंधाई करवाते हैं अथवा नहीं करवाते हैं, तो गन्ने की छिलाई बंधाई करवाने के बाद भी आपको एक अच्छे स्प्रे कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका जो गन्ना है वो सभी प्रकार के फंगस जनित कीट जनित रोगों से बचा रहे और उसके साथ ही इसमें जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाए। तो इसमें हमने लगभग 12 जुलाई को बरसात में होने वाले पहले स्प्रे का प्रयोग किया था, जिसमें हमने एमिस्टार टॉप के टेक्निकल का प्रयोग किया था फंगिसाइड के रूप में। उसके बाद हमने क्लोरेंटानिलीप्रोल जो कि कोराजन का टेक्निकल है उसका प्रयोग किया था। उसके साथ ही हमने इसमें वाइट फ्लाई और स्केल कीट के लिए थाइमेथॉक्साम का प्रयोग किया था। एनपीके एचडी 20-20-20 और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया था। लगभग हमने 12 जुलाई में इसमें पहला स्प्रे किया था और उसके बाद हमने इस गन्ने की छिलाई बंधाई करवाई है और लगभग 20 से 25 दिन बाद गन्ने की छिलाई और बंधाई होने के बाद हमने इसमें जो हमारा पेट्रोल से चलने वाला स्प्रेयर पंप है उसके द्वारा हमने इसमें बरसात में होने वाला दूसरा स्प्रे किया है। तो दूसरे स्प्रे में हमने इन सभी दवाओं का प्रयोग किया है। सबसे पहले हेक्साकेप्टोन फंगिसाइड का प्रयोग किया है, उसके साथ बायर की सोलोमन का प्रयोग किया है, उसके साथ ही क्लोरीपाइरिफॉस का प्रयोग किया है और उसके बाद एनपीके 13-0-45 का प्रयोग किया है। साथ ही जिंक ईडीटीए का प्रयोग किया है, उसके साथ बोरोन 20% का प्रयोग किया है और इन सभी के साथ जो है सिलिकॉन बेस्ड चिपको का प्रयोग किया है। तो अब एक एक से बात करते हैं कि हमने दूसरे स्प्रे में जो दवाइयाँ ली हैं वो क्यों ली हैं। तो सबसे पहले बरसात के समय में फंगस जनित रोग, क्योंकि विशेषता हमारे गन्ने में लाल सड़न की समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिससे हम लगातार इसमें फंगिसाइड का प्रयोग करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक हमारे गन्ने में पोक्का बोइंग की समस्या हमको नहीं दिखाई दी है। पिछले स्प्रे में हमने इसमें एमिस्टार टॉप के टेक्निकल का प्रयोग किया था, तो इस वाले स्प्रे में हमने एप्टोन 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% WP का प्रयोग किया है। तो ये हमारे गन्ने में जो है फंगस जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करेगा, साथ ही लाल सड़न रोग को भी कंट्रोल करेगा। दूसरा, पिछले स्प्रे में हमने थाइमेथॉक्साम का प्रयोग किया था, तो चूँकि पहले स्प्रे के बाद 5 से 6 दिन बाद हमको हमारे गन्ने में पायरिल्ला कीट की समस्या बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रही थी, तो उसके लिए हमने इसमें बायर की सोलोमन का प्रयोग किया है। जो हेक्साकेप्टोन फंगिसाइड का हमने प्रयोग किया है लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग किया है। और वहीं यदि सोलोमन की बात करें तो सोलोमन का प्रयोग हमने लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किया है। ये हमारे गन्ने में सभी प्रकार के रस चूसक कीट जैसे कि वाइट फ्लाई और पायरिल्ला कीट को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। तना छेदक कीट है उस पर भी इसका हमको हल्का असर दिखाई देगा। उसके साथ ही चूंकि की हाइट बहुत अधिक मात्रा में हो गई है, तो गन्ने की सभी पत्तियों पर स्प्रे का कवरेज नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में जो इसमें हमने क्लोरीपाइरिफॉस का प्रयोग किया है, क्योंकि ये एक फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड है, इसकी एक गैस बनती है। तो जैसे ही हम गन्ने में क्लोरीपाइरिफॉस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद पूरे गन्ने में एक तेज गंध फैलती है, जिससे जो भी रसचूसक कीट हैं जो सोलोमन के संपर्क में नहीं आ पाए हैं वो भी पैरालाइज होके मर जाते हैं। और कुछ मात्रा में ये जो है तना छेदक कीट तक भी यदि इसकी गंध पहुंचती है तो तना छेदक कीट पर भी ये अच्छे तरीके से काम करता है और ये काफ़ी सस्ता इंसेक्टिसाइड है जिसको हम गन्ने में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कारण से हमने इसमें क्लोरीपाइरिफॉस का प्रयोग भी किया है। यदि क्लोरीपाइरिफॉस की मात्रा की बात करें तो हमने लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरीपाइरिफॉस 50% EC का प्रयोग किया है। अभी तने की लंबाई बढ़ने और गन्ने की ग्रोथ का समय है, तो इसमें हमने एरीज का NPK 13-0-45 का प्रयोग किया है। NPK 13-0-45 का हमने लगभग 2 किलो प्रति एकड़ की दर से स्प्रे किया है। अब 13-0-45 का प्रयोग हमने क्यों किया है, क्योंकि अभी हमारा जो गन्ना है इसमें
तने की मोटाई और लंबाई और गन्ने की बढ़वार का समय है, तो इसमें जो 45% पोटेशियम है, जिसे हम पोटास कह सकते हैं, तो जो 45% पोटास है वो गन्ने के जो तना है उसको मजबूत बनाएगा, और गन्ने के तने में जो खोखलापन दिखाई देता है वो पोटास की कमी के कारण दिखाई देता है। तो यदि हमारे गन्ने में पोटास की मात्रा की पूर्ति होगी तो इसमें हमारा जो गन्ना है उसकी बढ़वार भी अच्छे तरीके से होगी, सभी प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण भी अच्छे तरीके से होगा, और गन्ने में जो खोखलापन दिखाई देता है वो भी हमारे गन्ने में नहीं दिखाई देगा। उसके साथ ही इसमें जो 13% नाइट्रोजन है वो हमारे गन्ने की जो बढ़वार है उसको बढ़ाएगा। उसके साथ ही हमने इसमें जिंक ईडीटीए का प्रयोग किया है, लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमने जिंक ईडीटीए का प्रयोग किया है। अब जिंक जो है क्लोरोफिल बनाने में भी सहायता करता है, गन्ने की बढ़वार को भी बढ़ाता है, और इसमें जो गन्ने की गांठों की दूरी है उसको भी बढ़ाता है। तो इस कारण से हमने इसमें जिंक का प्रयोग भी किया है। और इसके बाद हमने लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बोरॉन 20% का प्रयोग भी किया है। तो बोरॉन का जो काम है ये गन्ने की गांठों की दूरी है वो भी बढ़ाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है, और जो पौधे की कोशिकाओं की जो दीवार हैं उनको मजबूत बनाता है। तो ऐसे में गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी, गन्ना हरा भरा रहेगा। और वैसे तो गन्ने की गांठों की जो दूरी है उसमें कोई एक पोषक तत्व काम नहीं करता है। इसमें यदि मुख्य रूप से बात करें तो पोटास, पोटास के साथ जिंक और बोरॉन, ये जो तीनों पोषक तत्व हैं ये गन्ने में जो गांठों की दूरी है उसको बढ़ाते हैं, गन्ने की जो कोशिकाओं की दीवारें हैं उनको मजबूत करते हैं। ये जो तीनों पोषक तत्व हैं वो गन्ने में क्लोरोफिल को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन भी गन्ने में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। तो इन सभी जो पोषक तत्वों का हमने कॉम्बिनेशन लिया है, जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिंक और बोरॉन, ये चारों जो पोषक तत्व हैं मुख्य रूप से गन्ने की जो लंबाई है उसको बढ़ाएंगे, गन्ने की पत्तियों में जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ाएंगे, और साथ ही उस गन्ने का जो तना है उसको मजबूत बनाएंगे। तो इस कारण से हमने इन सभी पोषक तत्वों का प्रयोग किया है। और इसके साथ ही लगभग 120 ml प्रति एकड़ की दर से हमने सिलिकॉन बेस चिपको का प्रयोग किया है। ये हमारे गन्ने की पत्तियों पर दवा को अच्छे तरीके से फैलाएगा, जो दवा है उसको पेनिट्रेट करेगा, गन्ने की पत्तियों को अवशोषित करने में मदद करेगा। और उसके साथ ही तेज धूप या बरसात में जो दवाओं का नुकसान होता है करने का काम करेगा, जिससे जो दवाओं की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। तो इस कारण से हमने इन सभी दवाओं का हमारे गन्ने में स्प्रे किया है। तो यदि आप ये 2 स्प्रे गन्ने में बरसात के समय में कर लेते हैं, ज़मीन में आपको किसी भी प्रकार की खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिछले वर्ष भी हमने बरसात के समय में किसी भी प्रकार की खाद का प्रयोग नहीं किया था। पिछले वर्ष भी हमने हमारे गन्ने में 2 स्प्रे किए थे, और इस वर्ष भी हमने हमारे गन्ने में ये 2 स्प्रे कर दिए हैं। इसके बाद यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता लगती है, किसी कीट का प्रकोप होता है, तो हम अब इसमें अगला स्प्रे करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जो बरसात में हम 2 महत्वपूर्ण स्प्रे करते हैं उनका हमने प्रयोग कर लिया है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।